हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चिया और आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम एंड फोस्फोरस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फर्स्टली, कैल्शियम होता क्या है? सो कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल्स होता है। मिनरल्स में से एक होता है कैल्शियम। एंड देन अबाउट 98 to 99% इज़ फाउंड इन बोन्स एंड कैल्सिफाइड टिश्यू। जो कैल्शियम 100% कैल्शियम के अंदर से 98 to 99% जो अमाउंट है कैल्शियम का वो हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है और कैल्सिफाइड टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, ऐसे टिश्यू जिसके अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आउट ऑफ 100% 99 to 98% तो बोन्स और कैल्सिफाइड टिश्यू में। रेस्ट ऑफ 1 to 2% मतलब कि बहुत स्मॉल अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। एंड देन देखिए, अब ये जो कैल्शियम है इसका सोर्स कहाँ से होता है? हम कैल्शियम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं हमारी बॉडी के लिए? सो मिल्क से कर सकते हैं, वो तो सबको ही पता है। ठीक है। एंड देन चीज़ से कर सकते हैं, एग योक से, बीन, कैबेज, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन ये नंबर टॉप पे होते हैं। एंड देन उसके बाद देखिए, जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करता है। सो कैल्शियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कहाँ कहाँ पर? स्केलेटन मिनरलाइजेशन, स्केलेटन को मिनरल्स प्रोवाइड करने में। ठीक है। बॉन्स को मिनरल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ओके। ब्लड को कोआगुलेशन में हेल्प करता है। न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होता है बाहर की चीज़ों को एनगल्फ कर सेल के अंदर लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है। एंड उनके उसके बाद सिक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेट आउट करता है, जैसे कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में। ओके। सो उसके बाद सीरम कैल्शियम में भी अफेक्टेड बाय, सीरम कैल्शियम किन किन चीज़ों में अफेक्ट होता है, मतलब उसकी नॉर्मल रेंज कैसे वेरिएट कर सकती है। बेसिकली इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8.5 to 11.0 mg/dl होती है। ओके। सो ये जो नॉर्मल रेंज है ये कब कब अफेक्ट होगी? डेफिशिएंट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है। जब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्प्शन, उसका अब्जॉर्प्शन होना कम हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम तो हमारी बॉडी में पूरा जा रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब वो जो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उस कैल्शियम को, तो वो कहाँ निकलेगा हमारी बॉडी में? वो हमारी बॉडी में स्टूल के जरिए बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टीटोरिया। क्या बोलेंगे? स्टीटोरिया। एंड देन उसके बाद एक हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। तो उसमें क्या होगा? सीरम कैल्शियम भी रिड्यूस हो जाएगा, जो सीरम कैल्शियम की वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो जाएगी नॉर्मल रेंज से। एंड देन उसके बाद आता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड देन सेम इंक्रीज हो जाता है सीरम कैल्शियम भी। ओके। सो उसके बाद रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है? चेंज इन सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। क्या होता है? जो कैल्शियम होता है रीनल फेलियर के केस में वो चेंज हो जाता है फॉस्फोरस में। ओके। एंड देन उसके बाद देखिए, अल्ट्रेशन इज प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है? जब प्रोटीन हमारे यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट में होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो हाइपर वाइटामिनोसिस डी, इसमें एक्सेसिव डोसेज ऑफ विटामिन डी में राइज सीरम कैल्शियम। बॉडी के अंदर जब विटामिन डी का डोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें क्या होता है? जो सीरम कैल्शियम होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। वेन टू गो सीरम डिटर्मिनेशन, हमें कब सीरम डिटर्मिनेशन, सीरम एस्टिमेशन टेस्ट करना चाहिए? जब हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं मेडिकली, उस केसेस में हमें सीरम कैल्शियम को डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है। सो बॉन्ड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अगर बॉन्स रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उस केस में करना पड़ेगा, राइट। एंड देन उसके बाद एसिड बेस बैलेंस के केस में करना पड़ता है। ठीक है। माइलोमा का केस में करना पड़ता है। इसको क्या हम बोलते हैं? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स मतलब कि WBCs का जब कैंसर होता है, दैट इज ल्यूकीमिया। ओके। एंड देन उसके बाद रीनल फेलियर के केसेस में भी करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस के केस में भी सीरम कैल्शियम को डिटरमाइन करना पड़ता है। फॉर एंड सो ऑन। अब ये हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है? जब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से वेस्ट और वाटर को बाहर निकाल सके, उसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम को डिटर्मिनेशन करते हैं। सो बेसिकली सीरम कैल्शियम की डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड यूज होता है उसका नाम है OCPC या फिर CPC मेथड, कोई भी एक नाम बोल सकते हैं आप। इसकी फुल फॉर्म है ओ क्रिसोल पैथैलिन कॉम्प्लेक्सोन।
ओ क्रिसोल पैथेलिन कॉम्प्लेक्स जोन, ठीक है। उसके बाद सैंपल जो इसमें हम यूज करेंगे, सीरम ले सकते हैं या फिर हेप्रोनाइज्ड प्लाज्मा ले सकते हैं। हेप्रोनाइज्ड मतलब पैरन, ये पैरन क्या होता है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है और उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल की बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, कैल्शियम इन द सैंपल, क्या सैंपल के अंदर जो कैल्शियम होगा वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद ओ क्रिसोल पैथेलिन कॉम्प्लेक्सोन, ठीक है। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओ क्रिसोल पैथेलिन कॉम्प्लेक्सोन मतलब रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन में करेगा, अल्कलाइन मीडियम में करेगा, एंड फॉर्म करेगा पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, राइट। क्या है, calcium in the serum react with O-cresol phthalate complexon react in alkaline medium to form purple color complex, okay. The intensity of color develops in the directly proportional to the concentration of calcium in the sample. जिस इंटेंसिटी से कलर बनेगा पर्पल कलर, मतलब जितना डार्क पर्पल कलर बनेगा उतना ज़्यादा ही जो कैल्शियम का लेवल है सीरम के अंदर वो ज़्यादा हाई होगा, राइट। इसलिए उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है। सो द ऑप्टिकल डेंसिटी दैट इज ओडी मेजर किस पे की जाती है, 575 नैनोमीटर पे मेजर की जाती है, राइट। तो इसमें देखिए रिएक्शन कैसे होगा, कैल्शियम जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो रिएक्ट किया ओसीपीसी रिएजेंट के साथ अल्कलाइन पीएच में, ठीक है। एंड उसके अंदर एक चीज़ और डाली, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये मैं बताऊंगी किस लिए डाली हुई है अभी, ठीक है। एंड वो आपस में रिएक्ट करने के बाद पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम 575 नैनोमीटर पे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को रीड करते हैं। अब देखिए जो ये 8 हाइड्रोक्सीक्विलिन डाली है, इसका क्यों डाली है, सो 8 हाइड्रोक्सीक्विलिन इज एडेड टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। काफी बार क्या होता है, मैग्नीशियम आयंस की वजह से एरर आ जाता है, मैग्नीशियम आयंस की वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। काफी बार ये जो पर्पल कलर जो फॉर्म हो रहा है वो मैग्नीशियम आयंस की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम 8 हाइड्रोक्सिक्विनोलिन सोल्यूशन डालते हैं सो दैट ये जो मैग्नीशियम आयंस है ये इनहिबिट हो जाए, ये अपना काम ना करे और कैल्शियम आयन की वजह से ये पर्पल कलर आए। सो जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर आए, एक्यूरेट आए, उसमें कोई भी एरर ना हो। एंड देन उसके बाद देखिए जो रिएजेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं उसमें देखिए कैल्शियम रिएजेंट 1 होगा, कैल्शियम रिएजेंट 2 होगा, कैल्शियम स्टैंडर्ड रिएजेंट, एंड देन उसके बाद हमारे पास ईडीटी होगा। सो जो रिएजेंट 1 है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, 40 mg क्रिसोपैथेलिन कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर एड ऑन कर रखा होगा 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2.5 ग्राम 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन ताकि वो मैग्नीशियम आयंस को इनहिबिट कर सके, ठीक है। एंड देन 100 ml ऑफ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और उसके अंदर हम पानी डालेंगे, ठीक है। कितना डालना है कि ये सारा सोल्यूशन मिलके पूरा 1 लीटर बन जाए, ठीक है। कैल्शियम रिएजेंट 2 में क्या होगा, 500 mg पोटेशियम साइनाइड होगा एंड मिक्स होगा 40 ml डाइइथाइलामाइन, ठीक है। एंड देन उसके अंदर ऐड होगा 960 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, राइट। एंड देन उसके बाद देखिए कैल्शियम स्टैंडर्ड रिएजेंट थर्ड रिएजेंट, उसके अंदर 25 mg कैल्शियम कार्बोनेट होगा प्लस 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एनडीटी हम यूज करेंगे इसमें 4 mg पर डीएल। सो जो रिएजेंट्स है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में देख लो। So reagent 1 and 2 are stable at room temperature for 3 months and the reagent 3 is stable at 2 to 8 degrees Celsius and the reagent 4 which is EDTA is stable at room temperature for several months, काफ़ी months के लिए वो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग रिएजेंट बनाना है, वो स्टॉक रिएजेंट थे और अब हमें वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करना है। सो उसमें हम क्या करेंगे, प्रिपेयर हम करते हैं फ्रेश करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं जब प्रोसीजर करना होता है तभी, ठीक है। कैसे करेंगे, बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ रिएजेंट 1 एंड रिएजेंट 2। अगर हम मान के चलो 500 ml रिएजेंट 1 ले रहे हैं तो 500 ml रिएजेंट 2 ही लेना है, ठीक है। मतलब इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए एंड देन मतलब कि इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके बाद दिस इज स्टेबल ओनली फॉर अ डे एट रूम टेम्परेचर, ये एक ही दिन के लिए स्टेबल रहता है इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। प्रोसीजर की बात करें, सो टेक 3 क्लीन ड्राई स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स, हमने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, वो ड्राई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और स्टेराइल होनी चाहिए। एंड देन उनको लेबल करना है एज टी मतलब टेस्ट, एज एस मतलब फॉर स्टैंडर्ड, एज बी मतलब ब्लैंक एंड पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब एज फॉलो। इस और ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो टेबल बनाया है उस हिसाब से हमने पिप्टिंग करनी है। सो ये टेस्ट की कॉलम है, ये स्टैंडर्ड की है एंड देन ब्लैंक की है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग रिएजेंट 1 लेना है और उसको तीनों ही ट्यूब्स में 6 ml डाल देना है। एंड देन उसके बाद मैं सीरम लूंगी या फिर मैं हेप्रोनाइज्ड प्लाज्मा भी ले सकती हूँ, उसका भी 0.05 ml सिर्फ टेस्ट में डालूंगी, रेस्ट ऑफ सीरम और स्टैंडर्ड ऑफ ब्लैंक में नहीं डालना है। एंड देन स्टैंडर्ड रिएजेंट 10 mg पर डीएल, वो भी ml में डालना है, वो सीधा स्टैंडर्ड में जाएगा, ब्लैंक और टेस्ट में नहीं जाएगा।
और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो ब्लैंक में जाएगा 0.05 ml। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, मिक्स करना है उन्हें अच्छे से, रूम टेम्परेचर पे रखना है 10 मिनट के लिए, दैट इज इंक्यूबेट करना है 10 मिनट्स के लिए एट रूम टेम्परेचर। एंड देन उसके बाद उनकी कलर इंटेंसिटी या मतलब कि ऑप्टिकल इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे तीनों ट्यूब्स की, टेस्ट की भी, स्टैंडर्ड की भी, ब्लैंक की भी, किस पर, 575 नैनोमीटर पर। So now clinical significance for serum calcium level. So serum calcium estimation is done for the diagnosis of, दो लेवल एस्टिमेट किया जाता है दो कंडीशंस में, एक है हाइपरकैल्सीमिया, एक है हाइपोकैल्सीमिया। सो लेट अस सी द डिफरेंस इन बिटवीन हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। सो जो हाइपरकैल्सीमिया होता है इसका मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम, इसमें सीरम का जो सीरम कैल्शियम का लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, एंड हाइपोकैल्शियम में डिक्रीज होता है सीरम लेवल का। ओके, सो सबसे पहले हाइपरकैल्सीमिया देख लेते हैं। तो हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, पेजेट डिजीज जो कि बॉन्स की होती है उसमें इंक्रीज होता है कैल्शियम लेवल। तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में इंक्रीज होता है कैल्शियम लेवल। मैलिग्नेंसी ऑफ बोन्स में, अल्कलोसिस में, हाइपर वाइटामिनोसिस डी में होता है, मल्टीपल माइलोमा में भी सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी ये बताया था। एंड देन उसके बाद है हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में डिक्रीज होता है। रीनल फेलियर जैसे कि प्रोटीनयूरिया के केसेस में होता है। ऑस्टियोमलेशिया, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के केस में भी जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज होता है। सो नाउ द अनदर मिनरल नेम इज फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस इज अ केमिकल एलिमेंट which have atomic number 15 and atomic mass 30.973। सो ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है एंड एटॉमिक मास 30.973 है। उसके बाद दिस इज हाईली रिएक्टिव होता है एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स हार्ड टू फाइंड फ्री, इसलिए ये फ्री नहीं मिलता है, किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड अप होता है। उसके बाद फॉस्फोरस मेक्स अप अबाउट 1 to 1.4% ऑफ फैट फ्री मास इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 to 1.4% फैट फ्री मास को प्रोडक्शन करता है फॉस्फोरस हमारी बॉडी में। द डेली इनटेक ऑफ फॉस्फोरस इन अडल्ट 1.5 to 3.0 ग्राम। जो डेली इनटेक है अडल्ट का वो पर डे है 1.5 to 3.0 ग्राम। एंड देन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अब्सॉर्ब्ड एज फॉस्फेट आयंस। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू वो फॉस्फेट आयन के रूप में अब्सॉर्ब होता है। एंड देन अबाउट 80% फॉस्फोरस इज कंबाइंड विद कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ। अब देखिए आउट ऑफ 100% फॉस्फोरस में से जो 80% फॉस्फोरस है वो कंबाइन होता है कैल्शियम में। कहाँ पर होता है, कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर कहाँ जाता है, बोन और टीथ में जाता है। और 80% क्या हो गया, अब जो 10% है इस कंबाइंड विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ कंबाइंड होगा, लिपिड्स के साथ कंबाइंड होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंबाइंड होगा, और अदर कंपाउंड्स इन ब्लड एंड मसल्स, बस ब्लड और मसल्स के अदर कंपाउंड्स के साथ भी एड ऑन होगा। ये 90% कवर हो गया। अब 10% जो रिमेनिंग 10% है इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। जो बाकी के केमिकल कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर इंटर रिलेटेड। जो फॉस्फोरस है और जो कैल्शियम है वो आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों है, बिकॉज हॉर्मोन्स सच एज वाइटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज पीटीएच वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बोथ मिनरल्स। दोनों ही मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस के। इसी वजह से ये दोनों के दोनों जो मिनरल्स है आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस आर, कहाँ से हम फॉस्फोरस को इनटेक कर सकते हैं। सो फैट फ्री या फिर लो फैट मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क के ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर फैट ना हो उनसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। मीट, सी फूड एंड फिश, नट्स एंड होल ग्रेन्स एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल फ्रूट्स में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सो नाउ देयर इज द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस इन द ह्यूमन बॉडी। सो फॉस्फोरस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन। जो हमारे टीथ और बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैनेज हाउ योर बॉडी स्टोर्स एंड यूजेज एनर्जी। हमारी बॉडी जो एनर्जी को स्टोर और यूज़ करती है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। रिड्यूस मसल पेन आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल्स में पेन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिल्टर आउट वेस्ट इन आवर किडनी। हमारी किडनी से जो वेस्ट फिल्टर आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उसको उसमें हेल्प करता है। ग्रो, मेंटेन एंड रिपेयर टिश्यू एंड सेल्स और टिश्यूज को ग्रो करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है फॉस्फोरस। इट प्रोड्यूस डीएनए, आरएनए जो कि हमारी बॉडी के जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉस्फोरस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफ़ी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन, साथ में किस चीज़ में हेल्प करता है, किडनी के फंक्शन में हेल्प करता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, नॉर्मल हार्ट बीट में भी ये हेल्प करता है, एंड नर्व सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी में वो जो सिग्नल प्रोवाइड करती है उसमें भी ये हेल्प करता है फास्फोरस। उसके बाद देखिए इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस की नॉर्मल रेंज अडल्ट्स में अलग है, चिल्ड्रंस में अलग है। अडल्ट्स में इसकी नॉर्मल रेंज होगी 2.5 टू 4.5 mg/dl, एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ज़्यादा होती है फास्फोरस की जो रेंज होती है, दैट इज 4 to 7 mg/dl। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस, जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है उसका डिटर्मिनेशन के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है गोमरीज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चंस में। एंड सैंपल जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो सीरम होता है और इसमें फास्टिंग होना ज़रूरी नहीं है। सो नाउ दिस इज द प्रिंसिपल गोमरीज मेथड। सो इसमें क्या होता है, द प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट PFF ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विच इज TCA reagent is treated with acidomolybdate reagent which react with inorganic phosphate to form phospholipdic acid। मतलब क्या है, जो PFF होता है प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट, वो कहाँ से बनेगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जिसको हम TCA रिएजेंट बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, PFF बनाएंगे, ठीक है, और उसको ट्रीट करेंगे एसिडोमोलिब्डेट रिएजेंट के साथ। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करने के बाद इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट के अंदर होगा उसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड में। सो द कलर रिएजेंट मिटोल रिड्यूसेस फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड टू गिव अ ब्लू कलर कंपाउंड। सो मिटोल जो है वो फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड को रिड्यूस करेगा और ब्लू कलर का कंपाउंड बना देगा, ठीक है। और ये जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर डेवलप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्लू कलर को का फॉर्मेशन की इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन दिस सैंपल। जितना ज़्यादा अमाउंट में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस सैंपल के अंदर होगा उतनी जल्दी ही और उतना ही डार्क इंटेंसिटी से कलर बनेगा, ठीक है, ब्लू कलर। एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड एट 660 नैनोमीटर पे। सो दिस इज द रिएक्शन। सो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि PFF सैंपल में होगा वो रिएक्ट करेगा एसिडोमोलिब्डिक रिएजेंट के साथ, फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड बनाएगा जो मैंने आपको यहाँ बताया। जो मिटोल है वो क्या करेगा, फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड को रिड्यूस करेगा, किस में करेगा, ब्लू कलर कंपाउंड में करेगा, जिसको हम 660 नैनोमीटर पे मेजर कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसमें हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्रेजुएटेड पिपेट्स चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ चाहिए, एंड देन स्टॉप वॉच, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज, रिएजेंट टेस्ट किट की नीड होगी। उसके बाद रिएजेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे को 4 रिएजेंट्स इसके अंदर चाहिए होते हैं। पहला है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डिस्टिल्ड वाटर 10 ग्राम पर DL, ठीक है। तो इसका रिएजेंट का क्या हेल्प है, ये हमें PFF बनाने में हेल्प करेगा जिसको हम बोलते हैं TCA, ठीक है। और उसके बाद है मोलिब्डेट रिएजेंट लेंगे हम, जिसके अंदर होता है 0.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट, and then 100 ml of 10N H2SO4, and then 300 ml of distilled water, and then we need a color reagent जो कि मेटोल होगा, ठीक है। उसके अंदर 1 ग्राम मेटोल होता है, 100 ml 3 ग्राम पर DL सोडियम मेटाबाइसल्फेट सोल्यूशन होता है, उसको एड ऑन करते हैं, मेटोल रिएजेंट बन जाता है जो कि कलर रिएजेंट है। एंड देन फॉस्फोरस स्टैंडर्ड चाहिए होगा, हमें स्टैंडर्ड चाहिए जो कि 5 ग्राम पर DL है, और उसको उसके अंदर 40.2197 ग्राम पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है और 1 लीटर ग्लास ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है। एंड अगर स्टेबिलिटी की बात करें रिएजेंट की, सो जो रिएजेंट 1 2 3 है वो स्टेबल रहेंगे रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे मंथ्स के लिए, सेवरल मंथ्स के लिए। एंड जो रिएजेंट 4 है वो स्टेबल रहेगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। सो नाउ हियर इज द प्रोसीजर। सो जो फर्स्ट प्रोसीजर है उसमें हम बताएंगे PFF प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट कैसे बनाना है आउट ऑफ द सैंपल। So take two clean and dry and sterile test tube and label them as PFF प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट, एंड जो सेकंड ट्यूब है उसको DS डाइल्यूट स्टैंडर्ड के रूप में हमने लेबल करना है, एंड पिप इट इन द टेस्ट ट्यूब एज फॉलो। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये रिएजेंट का कॉलम है, ये PFF है एंड ये डाइल्यूट स्टैंडर्ड है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले TCA रिएजेंट लेंगे, मैंने आपको बताया भी था जो TCA रिएजेंट है उसकी हेल्प से हम PFF बनाते हैं। सो TCA रिएजेंट लेंगे हम 4.5 ml 4.5 ml दोनों ट्यूब्स में, सीरम डालेंगे हम सिर्फ PFF में, एंड देन स्टैंडर्ड डालेंगे हम सिर्फ DS में, ठीक है। मिक्स करना है अच्छे से एंड सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें PFF मिल जाएगा, ओके। सो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, टेक 3 क्लीन ड्राई एंड स्टेराइल टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज T4 टेस्ट, S4 स्टैंडर्ड एंड B4 ब्लैंक, एंड पिप इट इन द टेस्ट ट्यूब्स एज फॉलो। ऐसे फॉलो करना है हमने, ऐसे रिएजेंट्स को पुट ऑन करना है। टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक, PFF हम सिर्फ टेस्ट में डालेंगे, राइट। एंड देन डाइल्यूट जो स्टैंडर्ड यहाँ पर हमने बनाया था उसको हम सिर्फ स्टैंडर्ड में डालेंगे, डिस्टिल वाटर को हम डालेंगे ब्लैंक के अंदर, ओके।
सो मोलिब्डेट रिएजेंट जो है वो तीनों ट्यूब्स के अंदर जाएगा 0.5 0.5 0.5 ml, दैट इज हाफ ml, ठीक है। एंड उसके बाद कलर रिएजेंट है वो भी तीनों में जाएगा हाफ ऑफ ml, ओके। उसके बाद मिक्स करना है उन्हें अच्छे से एंड कीप इन द डार्क फॉर 10 मिनट्स, डार्क प्लेस पे रख देना है, 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। एंड मेजर द कलर इंटेंसिटी, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक एट द नैनोमीटर ऑफ 60 नैनोमीटर पे हमने उसको मेजर करना है। कैलकुलेशन की बात करें तो ओडी ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट को डिवाइड करेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड से और उसको इनटू कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड के साथ। So now here is the clinical significance for serum phosphorus. So this test is done for the diagnosis of CKD and CVD. CKD is a chronic kidney disease and cardiovascular disease. So देखिए दो conditions होती हैं, एक होती है hyperphosphatemia and another one is hypophosphatemia. So hyperphosphatemia का मतलब होता है जब ब्लड में या फिर सीरम में फॉस्फोरस की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, कितनी, मोर देन 4.5 mg/dl हो जाता है। एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है लेवल ऑफ द फॉस्फोरस की इन द ब्लड और सीरम। सो कितना हो जाता है, लेस देन 2.5 mg/dl होता है। सो हाइपरफॉस्फेटेमिया किन किन कंडीशंस में होता है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस के केस में होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में होता है, जब जो थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन डाउन कर देता है, कम कर देता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में होता है हाइपर वाइटमिनोसिस डी, मतलब कि विटामिन डी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड देन हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स के केस में जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स की सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है बहुत ज़्यादा। एंड फैंकॉनीज सिंड्रोम, जो कि इसमें क्या होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, किडनी हमारी बॉडी से फिल्टर आउट करना शुरू कर देती है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।